तो 2021 के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसका पहला ओपिनियन पोल लेकर सी वोटर और एबीपी न्यूज ने जो कोशिश की है उसके बारे में तफसील से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सी वोटर के फाउंडर, संस्थापक, डायरेक्टर, निदेशक, जो चाहे नाम दे दीजिए, पर सी वोटर का सबसे बड़ा चेहरा यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सुमित। यशवंत, सबसे बड़ी खबर जो समझ में आ रही है, जो बंगाल का चुनाव है, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। इतनी हवा दिल्ली में बनी हुई है और यह लग रहा है अभी तक, अब तक आपका पोल नहीं देखा था, कि बीजेपी जैसे स्वीप करने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं। ममता दीदी की सीटें कम जरूर हो रही हैं, पर वो सरकार बना ले रही हैं। ये इतना ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों देखा जा रहा है? देखिए, मीडिया में और परसेप्शन की लड़ाई दो अलग अलग चीजें होती हैं और ग्राउंड की पॉलिटिकल रियलिटीज ये बिल्कुल ही अलग चीज है। सुमित, अभी जब हम लोगों ने कुछ दिन पहले देश का मूड जब रिलीज किया था, उसमें हमने चीफ मिनिस्टर्स की रैंकिंग भी रिलीज की थी, तो हमने देखा था इन पोल बाउंड स्टेट्स में से केरला नंबर 3 पे था टॉप में, उसके बाद में ममता बनर्जी का नाम था। तो एज ए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कोई बहुत फेलियर की तरह से देखी जा रही है पश्चिम बंगाल में, ऐसा नहीं है। आप मुख्यमंत्री की पसंद के ऊपर जब सवाल पूछते हैं तो सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आता है। तो इस नाते ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट में पर्सनली बहुत एंटी इनकम्बेंसी करता हूं। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो मैं कहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में बहुत नाराजगी है, उनके एमपीज के अगेंस्ट बहुत नाराजगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी वैसी नहीं दिखती। सिमिलरली ममता बनर्जी के बहुत सारे जो एमएलए खासतौर पे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, या मिनिस्टर्स, उनके अगेंस्ट में बहुत नाराजगी है, लेकिन ममता बनर्जी की पर्सनल इमेज अभी भी वहां पर बहुत पॉपुलर है, बहुत इंटैक्ट। तो क्या इसका मतलब बीजेपी जो अभी 2 या 3 सीटों पर है, वो आपका पोल दिखा रहा है कि 100 के आसपास पहुंच जाएगी? तो 3 से मेरे ख्याल से नजर कितने गुना हो गया बीजेपी का, लेकिन इतना गुना जितना भी हुआ है वो इतना गुना नहीं हुआ कि 150 सीटें आ जाए। हाँ, देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे त्रिपुरा में हुआ था, एकदम क्वांटम जंप हुआ था और बीजेपी ने जीत हासिल की थी। त्रिपुरा की तरह से बहुत सारे लोग मानते हैं कि बंगाल में भी होगा, जंप हो भी रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप वोटों में देखें तो भी अभूतपूर्व जंप है और सीटों में तो बहुत बड़ा जंप होने की संभावना है भी। अंतर केवल यह है कि जैसे त्रिपुरा में 15 साल से भी ज्यादा और भी लंबा शासनकाल था लेफ्ट का जो वहां पे, और अभी यहाँ पे 10 साल हुए हैं। मानिक सरकार की वहां पे इमेज बहुत अच्छी थी, यहाँ पे दीदी की इमेज अपने समर्थकों के पीछे बहुत अच्छी है। लेकिन एक बहुत बड़ा की एलिमेंट है जो हमें समझना चाहिए, वो डेमोग्राफी का। जो भी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में या टीएमसी की राजनीति को समझना चाहते हैं, उन्हें ये मानना चाहिए पश्चिम बंगाल का 1/3 वोटर वो माइनॉरिटीज का है, मुस्लिम मतदाताओं का है। 1/3 मतलब हर तीसरा वोटर। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी का वोट शेयर की लड़ाई वो 33-35% पे शुरू होती है। आप इसको इस तरह समझिए। और इसका दूसरा मतलब यह है कि 80-90 सीट का तो उनका बेसिक बेंचमार्क है, जहां से उनकी लड़ाई आगे शुरू होती है। अब बीजेपी की लड़ाई 3% से शुरू होकर के 40% पहुंचने की है। ममता बनर्जी की लड़ाई 35 से शुरू होकर के 45 पहुंचने की है। तो दोनों के बेंचमार्क्स बहुत अलग है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, बीजेपी की बढ़त में बहुत बड़ा हिस्सा लेफ्ट और कांग्रेस का कंप्लीट मेल्टडाउन है। जो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, दरअसल अगर आप देखें तो बड़ा विचित्र विरोधाभासी लगता है लेकिन दरअसल लेफ्ट का वोट बैंक है जो बीजेपी की ओर पूरी तरह लॉक स्टॉक एंड बैरल शिफ्ट हुआ है, लोकसभा इलेक्शन में भी और इन इलेक्शंस में भी जो होने की संभावना है। तो एक तरह से ममता बनर्जी के वोट बैंक में कोई बहुत ज्यादा उसमें डेंट नहीं पड़ा है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में भी अपने वोट दरअसल बढ़ाए थे, कम नहीं किए थे। तो खुद उनका जो सपोर्ट बेस है वो तकरीबन 45% के आसपास का है, जिसमें अभी 43% के आसपास हमारा सर्वे दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि वो अपना उतना वोट बेस तो वो इंटैक्ट करके बना के रखे। ये इंटरेस्टिंग बात आपने कही। जिन दर्शकों ने ये हमारी चर्चा को सुन रहे हैं और पोल को नहीं देखा, उनके लिए बता दें कि बीजेपी को करीब 27.3% की बढ़त इस पोल में दिखाई दे रही है बीती बार के मुकाबले। 10% से बढ़कर 37% तक
बीजेपी जा रही है, लेफ्ट कांग्रेस 32 से घट के 11.8 पे आ रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा लेफ्ट और कांग्रेस का जो नुकसान हो रहा है उससे बीजेपी को फायदा हुआ है। पर एक चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगा यशवंत, वो ये कि हम अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से देखें तो बीजेपी 40% के आसपास चली गई थी, आपके इस पोल में वो 37% के आसपास दिखाई दे रही है। तो क्या बीजेपी भी जो गेन किया था उससे कम कर रही है, उससे उससे नुकसान हो रहा है उसका बीते 1.5 साल में? सुमित, 6 साल में जो अगर आप विधानसभा चुनाव की परिपाटी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि बीजेपी को लोकसभा में जो वोट पड़ते हैं आने वाले विधानसभा में उसी राज्य में करीब करीब 8 से 10% वोटों का नुकसान बीजेपी को होता है। यानी लोकसभा का वोटिंग इंटेंशन जहां पे मोदी के नाम पे वोट पड़ते हैं और विधानसभा का जो वोटिंग इंटेंशन है उसमें 8 से 10% हर राज्य में जहां जहां पर विधानसभा चुनाव में आप ये ड्रॉप पाएंगे। अगर उससे कंपेयर करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ये ड्रॉप ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी लगभग उतना मैनेज या मेंटेन कर रही है। अभी शुरुआत भी है, ये भी समझना चाहिए कि अभी कैंडिडेट और इस सब का कुछ अता पता नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है कैंडिडेसी डिक्लेयर होते होते भी चीजें परवान चढ़ेंगी और हो सकता है कि बीजेपी 1-8% लूज कर जाए, ये भी हो सकता है बीजेपी 2-3% और गेन कर जाए। दोनों ही संभावनाएं कैंडिडेट्स का भी अंतर होते होते आता है, लेकिन ये 3% का अप्रोक्सीमेट ड्रॉप ये दरअसल ये उतना कतई नहीं है जितना कि हम अभी पिछले 6 साल में पूरे भारत भर में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें लगातार हम विटनेस करते हुए, यहां तक कि गुजरात में भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 से 15% का ड्रॉप वोट शेयर का हुआ लोकसभा और विधानसभा के बीच में। तो ये हर स्टेट में है, मतलब ये आप इसको आप मोदी फैक्टर मान लीजिए या जो भी कहना चाहें कि लोकसभा में बीजेपी का औसतन आप 10% के आसपास का अपस्विंग अब आप देख रहे हैं केवल मोदी के कारण, क्योंकि मोदी वहां प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। राइट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है आपका। और कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं इस पोल के मुताबिक, जो पहला ओपिनियन पोल है, अभी तक किसी भी एजेंसी ने किसी भी चैनल ने ओपिनियन पोल नहीं किया है, ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा है, सीधे आमने सामने की लड़ाई है, टीएमसी बनाम भाजपा की लड़ाई है ये। और इसमें तीसरा मोर्चा जो कोई है कांग्रेस और लेफ्ट का, वो बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है। 30 सीटें आपके हिसाब से, मैं 30 सीटों के आसपास आएगा उनको? बिल्कुल 30 सीटों में भी जो स्प्लिट है, मैं आज यही देखना चाहता था कि आखिर क्या हो क्या रहा है। तो अजीब सी स्थिति यह है कि 22 सीटें करीबन उसमें कांग्रेस के खाते में और केवल 8 सीटें लेफ्ट फ्रंट के खाते में, जबकि वोट शेयर एक्चुअली में लेफ्ट का मार्जिनली कांग्रेस से ज्यादा है, उलटबाजी जैसा है, क्योंकि कांग्रेस का जो कंसंट्रेटेड है नॉर्थ बंगाल में, जो उनके तीन जगहों पे वो पुराना गढ़ है, वो सीटें ज्यादातर उधर से ही आ रही है, कंसंट्रेटेड आ रही है। लेकिन अगर ये मामला बाइपोलर और बनता चला गया सुमित, तो मुझे लगता है कि ये लेफ्ट और कांग्रेस की सीटें आने वाले समय में, मतलब कुछ महीनों में चुनाव आते आते और शायद कम ही हो जाए, इसमें बढ़ने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई दे रही। और इस पूरी लड़ाई में जो चौथा मोर्चा है, जिसको मैं असदुद्दीन ओवैसी कहता हूं, जो कहते हैं कि मैं बिहार के बाद बंगाल जाऊंगा, फुरफुरा शरीफ का जो रोल है, जो काफी इंपॉर्टेंट, कबीर रसूखदार वहां के मौलाना है, मैं ये जानना चाहूंगा ये लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं टीएमसी को या कांग्रेस को, और इनकी वजह से बीजेपी को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं, अभी ये कहना चाहिए कि बिल्कुल लॉन्च पैड पे मामला है। और एक चीज हमें याद रखनी चाहिए सुमित, की बिहार वाले केस में भी, जिसको लोगों ने बहुत बढ़ा के एनालाइज भी किया, ओवैसी साहब की बड़ी सफलता भी थी 5 सीट जीतना, लेकिन एक अंतर था, ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब के कारण बड़ी तादाद में कोई तेजस्वी सीटें हार गई, ऐसा नहीं हुआ। ओवैसी ने अपनी 5 सीटें जीती। देखिए क्या हो रहा है कि जहां जहां पर ओवैसी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में आ रहा है वहां, और वो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है, वहां पर एक तरफा वोट उनको 5 सीटों पे पड़ गए। लेकिन जहां पर उनका कैंडिडेट जीतने की स्थिति में नहीं है, तो केवल वोट कटवा के रोल में मुस्लिम मतदाताओं ने अपने वोट उन पर खारिज नहीं किए, जाया नहीं किए। तो ये अब पश्चिम बंगाल में देखना पड़ेगा कि वो फुरफुरा शरीफ का मसला हो और उनके जो उनके नेता है उनका मसला हो। बड़े यंग नेता है, एक्चुअली 30 साल के मिड 30s में है, 35-36 साल की उम्र है, और पहली बार इस तरीके का पश्चिम बंगाल में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक बड़ी विचित्र सी वहां की पॉलिटिक्स की खास बात है कि ये उर्दू भाषी मुस्लिम और बांग्ला भाषी मुस्लिम
और उसका थियोलॉजिकल एक बैकड्रॉप है। जो जमायते उलेमा हिंद का देवबंद वाला जो हिस्सा है, उनकी पॉलिटिक्स अलग है, इनकी पॉलिटिक्स अलग है। तो क्या दो बार होगा? क्योंकि 50 साल में इतना तो हुआ है कि 50 साल में लेफ्ट फ्रंट की पॉलिटिक्स के कारण ही सही आप मानिए, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स का वो हिस्सा नहीं देखने को मिला। लेकिन अब जो है ये मामला कम्युनल पोलराइजेशन का तो है ही है, लेकिन क्या मुस्लिम मतदाता इस कम्युनल पोलराइजेशन में भी दो और उनमें धड़े बस बढ़ सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। अभी नहीं दिख रहा है, अभी बहुत शुरुआत है। हम इस पे लगातार अपने ट्रैकर में भी सुमित निगाह बना के रखेंगे कि आखिर किस तरफ जा रहा है। और उन्होंने 45 सीटें उन्होंने डिक्लेयर की है कि हम लड़ेंगे, कि हम 45 सीटों पे। लेकिन अभी एक चीज क्लियर नहीं है कि वो अपनी पार्टी बोल रहे थे कि 21 तारीख को हो सकता है डिक्लेयर करें नई पार्टी, या वो AIMM के ही पार्टी के झंडे के नीचे लड़ेंगे। ये चीजें अभी क्लियर नहीं है। तो ये 2-3 महीने की राजनीति, ये समझिए कि ये ट्रैकर जो हम चलाएंगे, अब रोज चल रहा है हमारा, वो उसमें हमको पकड़ में आएगा कि कब किस वक्त क्या करवट ले रहा है। मेरे ख्याल से आज के बाद से यशवंत अपना ये जो पोल है ये बेस बन जाएगा बंगाल के चुनावों की भविष्य की राजनीति को कैलकुलेट करने के लिए या अज्यूम करने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी देखेंगी कितना वोट परसेंटेज कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है, इसके जरिए उनके जोड़ तोड़, उनके गठबंधन बनेंगे या बिगड़ेंगे। एक चीज बताइए, अगर मैं कुछ सिंपल लाइन में बताऊं तो आपके सर्वे से बात साफ हो रही है कि कांग्रेस और लेफ्ट खत्म हो रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी में सीधा मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट के खत्म होने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, टीएमसी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट दिखाई दे रही है, मायावती माफ करिएगा ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। और इसमें बीच में जो इतना कैंपेन बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं, नड्डा साहब हैं, अमित शाह हैं, कैलाश विजयवर्गीय तो कई सालों से काम कर रहे हैं, इन सबके इन्होंने लगातार ममता बनर्जी पर टारगेट किया कि दीदी के राज में गुंडा राज है, दीदी संभाल नहीं पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है। तो दीदी की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा इतने बड़े मैसिव कैंपेन का? दीदी की इमेज पे उतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ अपोजिशन पोलराइजेशन पे फर्क पड़ रहा है। जो एंटी ममता वोट है वो कंप्लीट पोलराइज होकर के बीजेपी के पीछे, जिसे कहते हैं, रैली कर गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात है सुमित कि हम लोग हमेशा कहते हैं बीजेपी के पास में वहां चेहरा नहीं है, और हम ये भी साथ में कहते हैं हमेशा कि पब्लिक चेहरा भर देती है ला करके। अच्छा, ये भी बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो सारे उधार के नेता लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे सर्वे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर 2 पे जो चीफ मिनिस्टर की पसंद का नाम आ रहा है वो बीजेपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता का आ रहा है। यानी बीजेपी का जो कोर वोटर है वो ऐसा नहीं है कि इंपोर्टेड नेता को रातों रात मुख्यमंत्री के पोस्ट पे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। दिलीप घोष का नाम आना मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के सपोर्टर्स एक ऐसे बीजेपी लीडर का नाम लेंगे जिसको कम से कम पश्चिम बंगाल के बाहर बहुत ज्यादा लोग जानते हो या समझते हो, ऐसा नहीं है भाई। बहुत रिसेंट एडिशन है। पिछला विधानसभा चुनाव जरूर वो लड़े थे, जीते थे, और उन्होंने एक ऐसे सिटिंग कद्दावर कांग्रेस के नेता को हराया जो कि वरिष्ठतम पश्चिम बंगाल की असेंबली का सदस्य था उस समय। वरिष्ठतम 7-8 बार लगातार जीत करके रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, उनको हरा के जीते। तो और उसके बाद में वो लोकसभा लड़े, लोकसभा जीते। तो एक ऐसा लग रहा है कि इंपोर्टेड नेताओं की जो स्थिति है वो बीजेपी के जो सपोर्टर, कोर सपोर्ट जिसे अब आप कह लें बीजेपी का 20-25% का, वो कोर सपोर्टर उतने भर के लिए तो ताली बजा रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि ठीक है ये आएंगे तो ममता को नुकसान होगा, लेकिन वो शायद मन से अब इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई भी नेता इंपोर्ट किया जाए और उसको सर पे लगा लिया जाए और हम सर पे लगा के घूमे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे। मैं समझ सकता हूं, तभी शुभेंदु अधिकारी का नाम काफी नीचे आपकी मुख्यमंत्रियों की सूची में नीचे दिखाई दे रहा है। शुभेंदु, जबकि हमको दिल्ली में बैठ के ये लग रहा था कि ये सबसे बड़ा कैच आ गया है बीजेपी के पास और ही कुड बी अ चीफ मिनिस्टर फेस। या हम लोग यही मान के चल रहे थे, लेकिन एक और जो आया है वो गुगली की तरह से सौरव गांगुली का नाम आया। मैं पूछने वाला था कि यशवंत, मैं ये पूछने वाला था कि आप लोगों ने सौरव गांगुली का नाम क्यों पूछा सर्वे में, क्योंकि उन्होंने अब तक इंटेंट तो दिखाया नहीं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि हमने सौरव गांगुली का नाम पूछा नहीं। मजे की बात यह है, अच्छा, तो चीफ मिनिस्टर चॉइस का नाम होता है, देखिए हमारे सर्वे में वो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल से हम लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो सौरव गांगुली का नाम जो लोगों ने अपनी ओर से बोला,
उसमें पार्टी का भी नाम नहीं दिया। मजे की अरे बात यह है अरे वाह, कि वो किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी के नेता सौरव गांगुली, ऐसे नहीं बोला। तो वो एक टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, सौरव गांगुली एक आइकन है। और मुझे लगता है कि रजनीकांत वाला मसला इसे तमिलनाडु में ठुस हो गया, ये ठुस वाला मसला नहीं है। अच्छा सौरव गांगुली की इनिंग लंबी हो सकती है, और अगर वो कहीं लड़ गए होते इस बार एज ए सीएम फेस, तो शायद मामला बल्कि और ज्यादा पलटने की स्थिति की ओर बढ़ चुका होता। लेकिन अभी तो ये बताया जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं इस दौरान में। तो हो सकता है कि अब बीच में एकदम से बढ़ा और अब एकदम से उनका नाम अभी तबीयत खराब हुई है और अब लोग मान लेंगे कि ये पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि धीमे धीमे लोग उनका नाम लेना कम करेंगे जी। फिलहाल। लेकिन वो नाम लेना कम करेंगे तो किसके पक्ष में बोलेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। राइट, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको एक और सर्वे करना पड़ेगा, जो आप करेंगे भी हम लोगों के लिए, जो हम दिखाएंगे भी, उसमें इन तमाम सवालों के जवाब मिलने चाहिए। लेकिन यशवंत, एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसमें मैं आपसे इसी बंगाल चुनाव में बात करना चाहता हूं। दोनों हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मैं चाहता हूं एक क्विक, अगर आपका कोई इस पर टेक हो तो जरूर बताइए। गोइंग अहेड, अगर ममता, लेफ्ट और कांग्रेस एक होकर लड़ते हैं चुनाव प्री पोल अलायंस में, तो ये बीजेपी के लिए या उस अलायंस के लिए कितना फायदेमंद या नुकसान हो सकता है? और दूसरा, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट की बातचीत चल रही है दिल्ली में, कल भी बातचीत हुई, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अगर ये टूट जाता है कांग्रेस और लेफ्ट और चार पार्टियां चार तरीके से लड़ती हैं, तब क्या होगा? अगर तो ये टूट जाता है और चार पार्टियां चार तरीके से लड़ती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि तब तो उनके और भी ज्यादा दुर्गति के दिन आने वाले, क्योंकि विनेबिलिटी फैक्टर उनका और भी रसातल में चला जाएगा। जो अभी 30 सीटों के आसपास की हमें फिर भी विनेबिलिटी दिख रही है, वो भी रसातल में जाएगी। लेकिन अगर ये ममता के साथ में मिलकर लड़ते हैं, तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि नहीं करते हुए भी अभी 10% के आसपास उनके वोट हैं। उसमें से अगर 5% वोट भी उस अलायंस के खाते में जाकर के बढ़ते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। हालांकि एक चीज ये समझने की बात होगी कि जो सीटें उनके लिए छोड़ी जाएंगी, उन सीटों पर आखिर किस तरीके का इम्पैक्ट ममता के वोटर्स का होता है, क्योंकि माइनॉरिटी वोटर्स जो होंगे वो तो चले जाएंगे उस गठबंधन, जो महागठबंधन अगर आप कहना चाहें, अगर होता है पोटेंशियल। लेकिन जो पोलराइजेशन में हिंदू वोटर उसके साथ का है, वो किस तरफ जाएगा, ये देखने की बात होगी। और ये अगर कुछ भी नहीं होता है, तो भी आप 5 साल की राजनीति सुमित बहुत आसानी समझ लीजिए। यहां से लेकर के अगले 5 साल तक जो ये कांग्रेस और लेफ्ट का बचा खुचा वोट है, ये भी खत्म ही होगा। और उसमें बहुत ही दोफाड़ होगा वोट। दोफाड़ मतलब ये है कि उसमें जो माइनॉरिटी वोट है वो ममता टीएमसी की ओर जाएगा, और जो हिंदू वोट है वो बीजेपी की ओर जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी तरीके से आप देखें, हर तरीके से टर्मिनल डिक्लाइन पूरी तरह संभावित है। केवल एक परिस्थिति में हो सकता है उनको दोबारा जीवन दान मिले, केवल एक परिस्थिति में, वो ये कि मानिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि अगर किसी भी कारण से, असदुद्दीन ओवैसी के कारण और उनके कारण या कैसे भी रीजन से, ममता बनर्जी की सीटें 20-25 और कम हो गई और हंग असेंबली जैसा कुछ आ गया, और जिसमें ममता बनर्जी को लेफ्ट और कांग्रेस का आसरा लेकर के सरकार बनानी पड़े, जिसमें कांग्रेस हो सकता है अंदर सरकार में शामिल हो, लेफ्ट बाहर से समर्थन दे या शामिल भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक जीवन दान मिलेगा, क्योंकि अगर आप सरकार आपके भरोसे है, आप सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपकी राजनीति अलग तरीके से फिर रिवाइव करती है उस गठबंधन के अंदर। तो वो स्थिति अगर आप छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ अगर होता है तो बात दूसरी है। अदरवाइज लेफ्ट और कांग्रेस के लिए आने वाला समय और भी खराब। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। दो बड़ी पार्टियां पश्चिम बंगाल की, जो सालों साल तक पश्चिम बंगाल पर शासन करती रही, वो बीते 10 साल में ऑलमोस्ट खत्म होने के, जिसको कहते हैं ना, डायनासोर होने वाली हैं, ऑब्सोलीट होने वाली हैं, जिस तरह की स्थिति अभी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 4 और राज्य हैं, मैं जानता हूं आपको जाना भी है यशवंत, बारी बारी से सबको टच कर लेते हैं। बंगाल से सटा हुआ असम, तो बंगाल की तो हेडलाइन ये हो गई कि ममता दीदी की कुर्सी बनी हुई है, बीजेपी के सीटों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, लेकिन ममता को खतरा नहीं है। क्या यही बात मैं असम के लिए कह दूं? जो आपका पोल कह रहा है वो यही कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री है सोनोवाल, उनकी कुर्सी पर खतरा नहीं है, कुछ सीटें कम हो रही हैं पर वो सरकार बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना ठीक होगा। और असम में मुकाबला तगड़ा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के दुर्भाग्य से वहां पे जो कांग्रेस के पुराने मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे,
वो बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई, तरुण गोगोई जी की। और उनकी मृत्यु के बाद में कांग्रेस के बाद में एकदम से वहां पे लीडरशिप का वैक्यूम हुआ है। और उनके पुत्र गौरव गोगोई जो कि इधर एमपी भी रहे हैं, एक नया ताजा चेहरा है और वो भर भी रहे हैं उस वैक्यूम को। लेकिन एक होता है ना, चुनाव के ठीक पहले अगर आपका इतना बड़ा नेता एकदम से गायब हो जाए, परिदृश्य से ओझल हो जाए, तो उसका असर होता है। दूसरी चीज, वहां पे केवल सोनोवाल की ही पॉपुलैरिटी नहीं है, नंबर 2 पे वहां पॉपुलैरिटी हिमंता बिस्व शर्मा की हाँ। तो एक और अभी तक बीजेपी के सौभाग्य से ये 1 और 1 11 की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ये उनके अंदर की सिर्फ फुटबॉल ऐसी नहीं है जिसके कारण बीजेपी को नुकसान कर जाए। तो इसलिए वो चीफ मिनिस्टर और उनके डेप्यूटी के तौर पे ही कह लीजिए आप, वो एक मिला करके एक सिंक्रोनाइज्ड है वहां पे। जो मोदी और शाह की जोड़ी जिसे हम केंद्र में मानते हैं, वो काफी हद तक सोनोवाल और बिस्व शर्मा की जोड़ी आसाम में। तीसरी चीज कि बोडोलैंड का जो भी चुनाव हुआ, बोडोलैंड के उसमें बीपीएफ जो एनडीए के अंदर था उसको छोड़ करके बीजेपी ने रिस्क लेकर के एक नई बोडो आउटफिट के साथ में टाई अप किया और वो लोग जीते। तो अब एक ये होगा कि वो जो नई आउटफिट बनी है वो एनडीए के अंदर आएगी, और बीपीएफ जो है वो जब एनडीए से बाहर किया जाएगा तो वो संभावना है कि कांग्रेस के साथ में टाई अप करे, तो उसका समीकरण का थोड़ा अंतर पड़ेगा। तीसरा समीकरण का जो अंतर पड़ सकता है वो पॉसिबल टाई अप अगर एआईयूडीएफ और कांग्रेस का होता है, बदरुद्दीन अजमल वाली पार्टी एआईयूडीएफ, अगर वो और कांग्रेस अलायंस के साथ में लड़ते हैं तो ये समझिए कि दक्षिणी आसाम की जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन वाली सीटें हैं उस पर तो वो एक तरफा जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक जो अभी प्रश्न अनुत्तरित है वो ये कि उस तरह के अलायंस के बाद में बची हुई सीटों पर जो कम्युनल पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन होगा हिंदू वोटों का, उससे क्या बीजेपी को फायदा होगा? इसलिए ये हिस्सा देखने लायक है। अगर गोगोई साहब जिंदा होते तो उस तरह के अलायंस को वो कैरी ऑन कर ले जाते, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के बड़े सदे हुए फेस होते और मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन के लिए ये होता कि नहीं वो अलायंस किया है तो किया है, बट चीफ मिनिस्टर तो ये बंदा बनने वाला है। लेकिन उनकी एब्सेंस में ये अलायंस एक काउंटर पोलराइजेशन को जन्म दे सकती है जो बीजेपी के लिए हिंदू पोलराइजेशन और भी ज्यादा करती है। तो इसका मतलब जैसे बीजेपी की अमूमन रणनीति रहती है सिटिंग सीएम को ही अपना मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं, उन्हीं पे चुनाव लड़ते हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल तो इस तरफ से तय है कि वो फेस होंगे भारतीय जनता पार्टी के। क्या, मेरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि गौरव गोगोई पॉपुलैरिटी में नंबर 3 पर दिखाई दे रहे हैं, उनको फेस बनाकर उतारना चाहिए इन चुनावों में? इससे क्या कांग्रेस को फायदा हो सकता है? देखिए, राजनीतिक रूप से लोग ये कह सकते हैं कि ये शायद भारी पड़ जाएगा और ये डायनेस्टी के आरोप लगेंगे या वो बहुत यंग है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस के पास में और कोई चेहरा वहां पे इतना ज्यादा और पॉपुलर या विजिबल चेहरा है भी नहीं। और एक पिता की लीगेसी को गौरव केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर निभा रहे हैं और उस इमोशनल क्या कहते हैं सेंटिमेंटल अटैचमेंट का भी उनको लाभ मिल सकता है। तो अगर वो सीएम कैंडिडेट और यंग है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो दरअसल सामने जो मुख्यमंत्री यंग कहे जा रहे हैं उनसे भी बहुत यंग है, तो एक उसका लाभ हो सकता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं। कांग्रेस अगर ऐसा करे तो उसको नुकसान तो कम से कम कुछ नहीं होने वाला है, फायदा हो सकता है हो जाए। लेकिन फिलहाल तो बिस्व शर्मा और सोनोवाल की जो जोड़ी है, मुझे लग रहा है कि वो अपना एक सेकंड टर्म आसानी से निकालेंगे। एजीपी भी अभी एनडीए के अंदर मिलके ही लड़ेगी, उनके सामने ये स्थिति नहीं है कि वो अलग से कुछ करें। एजीपी अगर छोड़ दे बीजेपी को और वो कांग्रेस के अलायंस में चली जाए, इस तरीके का कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो तो बात दूसरी है, लेकिन अभी उसकी संभावना दिख रही है। जी, तो कुल मिलाकर सर्बानंद सोनोवाल की वापसी तय है। कांग्रेस पार्टी की गेन जरूर दिखाई दे रही है उसके वोट परसेंटेज में, उसकी सीट्स में, लेकिन वो जो गेन है वो एआईयूडीएफ की वजह से ज्यादा है, क्योंकि आपने उनका अलग से तीसरी पार्टी के तौर पर रखा है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी को हरा करके और सत्ता परिवर्तन हो, इसके साथ में जो वोटर कांग्रेस को अल्टरनेटिव की तरफ देखता है वो उसकी तरफ जा रहा है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आसाम को उसके बगैर एनालाइज नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी ये इलेक्शन जीतती है तो ये बहुत बड़ी बात इसलिए होगी क्योंकि सीएए वाला मसला, एनआरसी का मसला
उसके ऊपर कानून बनाने के बाद में जिस राज्य में सबसे बड़ा ये मसला था वहां पर भी बीजेपी दोबारा जीते तो सीएए के पक्ष में ये एक बहुत बड़ा मैंडेट माना जाएगा, या एक उसके पक्ष में ये माना जाएगा कि लोग उसको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से बाकी एनालिस्ट समझना चाहते हैं। राइट। आइडियली स्पीकिंग असम की राजनीति घुसपैठियों के मुद्दे पे गरमाई थी, एजीपी का जन्म हुआ था, पूरी राजनीति उसके ऊपर आ रही है। आइडियली स्पीकिंग कोई अगर उस चश्मे से केवल असम की राजनीति को देखे तो बीजेपी को तो बुरी तरह हार जाना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया। सीएए और एनआरसी तो शुरुआत ही वहां से हुई है और उसके बाद अगर बीजेपी वहां पे अपनी सत्ता बचा ले रही है, ये भी अपने आप में अनोखा है कि पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और वो रिपीट कर ले रही है अपने आप को, कांग्रेस के गढ़ में अपने आप को रिपीट कर लेना वाकई में उस इलाके में पूर्वोत्तर में बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ता हूं, अगले राज्य में जा रहा हूं आपकी इजाजत से। ये अगला राज्य दर्शकों में वो ले रहा हूं जहां पर भी फिर से सत्ता रिपीट हो रही है, यानी ममता रिपीट, सोनोवाल रिपीट, और तीसरी है केरल में लेफ्ट की सरकार रिपीट। ये क्या है ये, क्योंकि केरल में तो तय था कि एलडीएफ यूडीएफ एलडीएफ यूडीएफ एलडीएफ यूडीएफ, इस बार एलडीएफ एलडीएफ कैसे होगा? ये क्यों हो पाया ईश्वर? ये ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पिछले साल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी वहां पे लोकसभा चुनाव में, और ये बहुत सामान्य लग रहा था कि 5 साल का स्विंग यूडीएफ एलडीएफ जो आपने बोला पेंडुलम की तरह हमेशा हिलता रहा। तो एक साल में ऐसा क्या हुआ कि उस लोकसभा की हार, 5 साल की इनकम्बेंसी सारी एक तरफ हो गई है और पिनराई विजयन जो है दोबारा एलडीएफ को आगे लेके जा रहे हैं। तो शायद उसका कारण केवल और केवल कोविड की क्राइसिस है कि कोविड की क्राइसिस में उन्होंने जिस तरीके से राज्य को चलाया है, जिस तरीके से मैनेज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत बड़ा योगदान है। और मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में भी हमने देखा कि तीसरे सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर वो उभरे हैं, वो सामने आए हैं। और अगर ये जीत ले आते चुनाव जैसा कि हमारे सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं तो ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी वर्डिक्ट केरला में ये अभूतपूर्व है, आसान नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है। लेकिन अंतर वहां पे इस बात का भी पड़ा है सुमित की बहुत सारे लोकल जो वहां के इक्वेशंस है वो इस मामले में भी बदले हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में सीपीएम, अपने दर्शकों को सुन के थोड़ी हंसी भी आएगी अगर मैं ये बात बोलूं, सीपीएम केरल में हिंदू पार्टी बन चुकी है। केरल के हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है ये हिंदू पार्टी है, और मुस्लिम पार्टी जो है वो हो चुकी है कांग्रेस। और दूसरी विचित्र बात आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश और इधर की तरफ लव जिहाद के ऊपर इतना कम्युनल पोलराइजेशन और इतनी हमने हाथापाई और कानून और बहस और सारा कंट्रोवर्सी देखी। केरल में लव जिहाद के ऊपर दरअसल कंप्लेंट करने वाले जो लोग थे वो चर्च की बॉडी थी, उन्होंने कंप्लेंट की, मुख्यमंत्री को जाके मिले। अब वो कितना केस चला, क्या चला, सही गलत मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन समहाउ जो पहले वहां पर क्रिश्चियन लॉबी और मुस्लिम वोट ये एक साथ पढ़ते थे, इस बार उसमें भी दो फाड़ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि शायद क्रिश्चियन और मुस्लिम जो सपोर्ट में से क्रिश्चियन छिटकेगा, और हो सकता है कि क्रिश्चियन और हिंदू सपोर्ट के साथ में लेफ्ट वाले एक बार फिर से कामयाबी हासिल करें। ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। जो कम्युनिस्ट पार्टियां धर्म को अफीम मानती हैं राजनीति से, बिल्कुल, लेकिन इस बार उनके कोर वोट में, कोर आइडेंटिटी में मुख्यमंत्री की प्रसिद्धि, मुख्यमंत्री का यश, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो ग्रासरूट की पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू और क्रिश्चियन आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स लेफ्ट के साथ में केरल में जोड़ रही है, तो भी बड़ा विषय। मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ होना, यूडीएफ में होना, क्या इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम पार्टी है, या हिंदू पार्टी? अगर आप एलडीएफ को कह रहे हैं या लेफ्ट को कह रहे हैं तो फिर बीजेपी को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? बीजेपी तो चुनाव लड़ेगी इस बार वहां पे, हिंदू क्यों एलडीएफ की तरफ जा रहे हैं? देखिए ये बड़ा विचित्र है। इतने 50 सालों में जो केरल की राजनीति जानते हैं सुमित, आपको बताएंगे केरल सबसे ज्यादा वायलेंट स्टेट रहा है राजनीतिक वायलेंस में। लेकिन वहां वायलेंस किसके बीच में होता था, हिंसा किसके बीच में? खूनी राजनीति, हिंसा वहां पे होती थी संघ के स्वयंसेवक वर्सेस सीपीएम के कॉमरेड जो कैडर है, और राजनीतिक लड़ाई होती थी कांग्रेस वर्सेस कॉमरेड्स के बीच में। इसका मतलब यह था कि इतने सालों तक सड़क पर डंडाबाजी करने की राजनीति जो है ये कांग्रेस को बचाते हुए संघ के स्वयंसेवक कर रहे थे।
अब ये उलट मासी है, कोई भी समझेगा तो सिर पकड़ लेगा, ये कैसे संभव है कि इतने सालों तक संघ वाले कांग्रेस को बचा रहे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब जब वहां पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता था सुमित, हमेशा कांग्रेस आती थी, लेफ्ट जीत जाती थी। ये तब तक था जब तक कि ये ब्रांडिंग कम्युनिस्ट की और लेफ्ट की ये अलग थी। अब ये नई ब्रांडिंग में दरअसल बीजेपी का आगे बढ़ना, वोट शेयर बढ़ना, ये अब लेफ्ट को नुकसान करेगा। लेकिन बीजेपी 15% के ब्लॉक पे कहीं जैसे जाके अटक गई है, क्योंकि इस पोलराइजेशन के माहौल में समहाउ पॉलिटिकल ग्रिप लेफ्ट की ज्यादा मजबूत है। बीजेपी को अभी भी लोग सत्ता का दावेदार नहीं मान रहे हैं उतना बड़ा, क्योंकि वहां की राजनीति में उनके पास बड़ा चेहरा नहीं है कोई मुख्यमंत्री पॉपुलर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पॉपुलर है इस नाते से वो अजीब सा पोलराइजेशन है, और उसमें वो अपनी पॉपुलैरिटी से अगर इलेक्शन निकाल ले जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। तीसरा एक और पॉइंट और छोटा सा बोलूंगा, केरल के बारे में नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा हल्ला तब मचा था जब राहुल गांधी अमेठी के अलावा वायनाड से चुनाव लड़ने गए, और अमेठी वो हार गए। अमेठी हारना, वायनाड जो कि पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, वहां से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना एक तरह से कांग्रेस की मुस्लिम आइडेंटिटी केरल में जो है वो उसको और ज्यादा अंडरलाइन कर। ओके, तो ये भी देखिए हुआ है। हाँ। केरल की राजनीति में राहुल गांधी का प्रवेश और वहां से उनका जीतना, हमें सोचे कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हर एक्शन का एक काउंटर रिएक्शन होता है। आपका सवाल ये था कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस की मुस्लिम आइडेंटिटी, क्योंकि मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस के साथ दशकों से है, कोई आज की नहीं है, तो एकाएक ऐसा क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी वायनाड के कारण भी हो सकता है कि अंडरलाइन हो, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन चीज आपने अंडरलाइन की है। एक चीज और यशवंत, एक तो आपने बहुत पॉजिटिव बात बताई कि पिनारी विजयन सरकार को कोविड मैनेजमेंट के लिए जनता पसंद कर रही है, और वो तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, उसके बारे में दुनिया भर में आर्टिकल्स लिखे गए, उनकी हेल्थ मिनिस्टर की बहुत तारीफ हुई, उनको अवार्ड्स भी तमाम मिले हैं। लेकिन मेरा सवाल ये तो प्रो हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया। क्या विपक्ष यानी कांग्रेस के अंदर जो कई सारे गुट बने हुए हैं, चांडी गुट अलग काम कर रहा है, रमेश चन्नीथला अलग काम कर रहे हैं, उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है क्या, ये जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वो उस सवाल का जवाब जो मुख्यमंत्री के चॉइस का सवाल है उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है। जहां पे लेफ्ट के सारे बाकी नेताओं के नाम बहुत ही नीचे आते हैं, 1-आधा%, 2%, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के नाम पे सारा कंसंट्रेटेड है। वहीं कांग्रेस के लीडर्स के नाम पूरी तरह से छितराए हुए हैं। कोई एक बड़ा नेता सीधे सीधे चैलेंज करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गुटबाजी भी है, लीडरशिप की क्लैरिटी नहीं है कि ये बंदा लीडरशिप पोजीशनिंग के लिए है। मतलब आप देखिए ना, इतने नाम होने के बाद में 2% से लेकर के 10% के बीच में सारे जिसे कहते हैं चिल्लर की तरह से आपस में रेटिंग बढ़ गई है। वो जो चिल्लरिफिकेशन हो गया है रेटिंग्स का, उसमें एक क्लैरिटी नहीं है कि किसका नेता, कौन सा चेहरा, कौन अल्टरनेटिव आप दे रहे हैं, और वो क्लैरिटी नहीं होना। और दूसरी तरफ पिनराई विजयन का बहुत सफल और अपने लिए पॉपुलैरिटी बढ़ाना। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं सुमित, तो आप यकीन मानिए कि ये एक केरल के लिहाज से तो है ही है, लेकिन एक अखिल भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश होगा कि अगर आप क्राइसिस में सही से काम करते हैं तो उस क्राइसिस को आप पूरी तरीके से एक मैंडेट को 180 डिग्री उलटने का बिल्कुल भी काम कर सकते हैं। क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना और काम करके बदल लेना, अपने पक्ष में कर लेना, ये बड़ा अद्भुत संदेश होगा पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों को। मैं इसको गवर्नेंस की तरीके से ले रहा हूं कि केवल क्राइसिस में अच्छे गवर्नेंस से मैंडेट पलट लेना अपने पक्ष में, अगर ये होता है तो ऐतिहासिक। तो अब केरल में कुल मिलाकर सरकार रिपीट हो रही है, पश्चिम बंगाल में सरकार रिपीट हो रही है, असम में सरकार रिपीट हो रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण है देश की राजनीति के लिए, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस बार पहली बार ये चुनाव है यशवंत, जब दोनों सुपरस्टार्स नहीं है, ना करुणानिधि है ना जयललिता है, उनकी एब्सेंस में चुनाव हो रहा है। बीते 2-3 साल में काफी अटकलें लगी कि रजनीकांत आ जाएंगे, कमल हसन आएंगे, दो धुरी बन जाएंगी, चुनाव होगा। रजनीकांत आकर भी नहीं आए, मना कर दिया। कमल हसन जरूर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये आपसे है कि जो प्रदेश की राजनीति स्टार्स के पीछे चलती रही, फिल्म स्टार्स को अपना आइकन मानकर उनको अपना पॉलिटिकल लीडरशिप सौंपती रही,
उस जगह पर कमल हसन का क्या स्कोप है? क्यों कमल हसन अपने पोल में बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं? कमल हसन लोकसभा चुनाव वाले में भी कोशिश की उन्होंने, कुछ हाथ नहीं लगा, और रजनीकांत ने समझदारी करते हुए अपनी मिट्टी पलीद करने से बचा लिया, क्योंकि जो सर्वे में नंबर आ रहे हैं उसमें सुमित कोई बहुत ही सयाना इंसान है जिसने जो भी नंबर देखे होंगे, समझा होगा, एडवाइस किया होगा कि पूरे अपनी जिंदगी भर की आपकी जो एक रसूख है, आपकी जो कमाई है, जो इज्जत है, अगर आप लुटाना चाहते हैं तो आप भले ही कूद जाइए। अदरवाइज रजनीकांत को भी 6-7% वोट और 5-7 सीटों के अलावा कुछ मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने सही समय पे अपनी तबीयत बिगाड़ी और बाहर हो गए जो भी कारण करके। ये बात सही है कि इन दोनों बड़े स्टार्स, जो पॉलिटिकल स्टार्स थे, करुणानिधि और जयललिता के बगैर ये पहला चुनाव है और उसका वैक्यूम भरना बड़ा कठिन है। एआईएडीएमके के लिए 10 साल की इनकम्बेंसी है, अम्मा की एब्सेंस है, इसलिए स्वाभाविक से सारा गणित, सारा गेम उनके खिलाफ है और घर की लड़ाई है। एएमएम के जो बना ली है शशिकला और उनके भतीजे ने अलग से, वो करीब अभी 7-8% दिख रहा है, पता नहीं 10% काटेंगे, कितना काटेंगे, जितना भी काटेंगे वो एआईएडीएमके का काटेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पूरी लड़ाई में अगर किसी को फायदा होना है तो केवल डीएमके को होना है। लेकिन उस फायदे का मुख्य कारण केवल ये नहीं है सुमित की सामने वाले की हालत खराब है। फायदे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि करीब अपनी मृत्यु से 10 साल पहले से करुणानिधि जी ने स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके पार्टी की राजनीति पूरे उसके हाथ में छोड़ दी थी। तो स्टालिन करुणानिधि की मृत्यु के बाद में भी ऐसा नहीं है कि वहां के लिए नए है, वो 10 साल से डीएमके वही चला रहे हैं। वो बाय डिफॉल्ट पिछले चुनाव में भी एक तरह से आप कहें तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, एक सीधा न कह के प्रॉक्सी तो वही थे। ये माना जा रहा था कि अगर करुणानिधि जीत भी गए तो भी वो अंत में स्टालिन को मुख्यमंत्री बना देंगे और वो संन्यास ले लेंगे। तो इसलिए स्टालिन उस वैक्यूम को भरने में कामयाब हो गए हैं। एआईएडीएमके के सामने संकट है क्योंकि वो वैक्यूम भरने वाले जो दोनों लोग थे, जो मुख्यमंत्री और जो पनीरसेल्वम साहब दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री, वो दोनों ही दरअसल स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स थे। जब जयललिता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया उन लोगों को, तो वो एक तरह से जिसे कहते हैं बहुत ही कद्दू किस्म के उम्मीदवार थे, जिनके ऊपर कोई ग्लैमर नहीं था, कोई उनका वो नहीं था, और उनसे जयललिता को चूंकि कोई खतरा नहीं था, इसलिए जयललिता ने उन लोगों को वैसा ही मुख्यमंत्री बनाया जिस तरह से सोनिया जी ने मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल जीरो था और वो उनके इशारों के बगैर और कहीं ये दोनों ही मुख्यमंत्री पद के लोग जा नहीं सकते थे जयललिता के इशारों के बगैर। लेकिन स्टालिन अपनी लाइन लंबी ऑलरेडी खींच चुके हैं और लोकसभा चुनाव में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उन्होंने एक तरफा जीत एक तरह से वहां पे हासिल की थी। मुझे लगता नहीं कि उसमें और अभी में कोई बहुत अंतर होगा। केवल एक ही शर्त है कि वो तेजस्वी यादव वाली गलती ना करें। पिछली बार वो गलती कर चुके हैं कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें छोड़ी थी। अगर आप तमिलनाडु का 5 साल पहले का चुनाव देखें, जो जयललिता ने दोबारा जीता, उस समय पे भी ये एनालिसिस हुई थी कि तमिलनाडु में डीएमके के हारने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने बहुत बड़ी सीटें कांग्रेस को छोड़ दी थी, जो तेजस्वी यादव के लिए कहा कि 70 सीटें नहीं छोड़ते, 30 सीट कांग्रेस लड़ती तो शायद तेजस्वी यादव इस समय मुख्यमंत्री होते बिहार के। तो केवल वो गलती का रिपीटेशन वो न करें, सीटें उतनी कांग्रेस को छोड़े जितनी कांग्रेस के लिए विनेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको मुख्यमंत्री बनने से अभी फिलहाल कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव अगले 3 महीने। मुझे एक बात और याद आ गई, आप जैसे आपने पिछले चुनाव का जिक्र किया, सी वोटर और एबीपी न्यूज ही एकमात्र ऐसा चैनल रहा जिसने बीते 3 चुनावों में तमिलनाडु को बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट किया है। पिछली बार सब कह रहे थे कि अम्मा जा रही है, अम्मा जा रही है, आप ही ने कहा कि नहीं अम्मा आएंगी, और अम्मा आई, और देखिए 10 साल का टेन्योर पूरा एआईएडीएमके का हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बार भी आपका जो पोल इशारा कर रहा है कि अब एआईएडीएमके जा रही है और डीएमके स्टालिन आ रहे हैं। कांग्रेस को एक जगह राहत दिखाई दे रही कि उनका गठबंधन जो है यूपीए का, वो कम से कम तमिलनाडु में स्थापित होता दिखाई दे रहा है। पर मेरा सवाल दूसरा है आपसे यशवंत, वो ये कि बीजेपी के बड़े नेता, अभी नड्डा साहब गए थे 3-4 दिन पहले, अमित शाह ने बिहार खत्म होते से बंगाल और तमिलनाडु का दौरा भी कर लिया है। तो बीजेपी वहां पे इंटरेस्ट दिखा रही है। बीजेपी अपने सर्वे में जो हारी हुई
पार्टी है एडीएमके, उसके साथ गठबंधन में है। तो बीजेपी ये ताकत क्यों लगा रही है जब ये दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, डीएमके आ सकती है, स्टालिन ज्यादा बड़े चेहरे हैं, फिर बीजेपी की इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बीजेपी 2024 का गेम खेल रही है, लोकसभा चुनाव का, क्योंकि आप ये देखिए इस समय सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादातर डीएमके के हिस्से के हैं केंद्र में, और अब सत्ता परिवर्तन होता है तो ज्यादातर एमएलए उनके हो जाएंगे। तो ये ट्रिपल इनकम्बेंसी की हम बात करते हैं, वो ट्रिपल इनकम्बेंसीज फिर डीएमके के अगेंस्ट में काम करेंगी, और जो हालत है वहां पे सत्ता चलाने की, उसको देखते हुए मुझे भरी पूरी उम्मीद है कि 3 साल में वो इतनी एंटी इनकम्बेंसी अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे कि 2024 आते आते माहौल वहां पे लोकसभा के समय में वो प्रो एनडीए बनने लगेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी 2024 के गेम प्लान पे, और उसका गेम प्लान ये होगा कि वो अभी ज्यादा सीटें लड़कर अपना वोट शेयर और बढ़ाए, ताकि लोकसभा के समय में इस अलायंस में एक बड़े हिस्से पे सीटों पे वो अपना दावा करे, क्योंकि जो 2014 का लोकसभा चुनाव था उसमें जयललिता की ट्यूनिंग कितनी भी अच्छी हो नरेंद्र मोदी से उस समय, लेकिन एनडीए का हिस्सा जयललिता नहीं थी। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अगले मुझे लगता है बीजेपी का गेम प्लान ये 2024 के लोकसभा चुनाव का ज्यादा लग रहा है, अभी के विधानसभा चुनाव का नहीं। और अपन लोग देख लेंगे, सुमित 20 साल तो हो गए हम दोनों को टीवी पे सर्वे और चुनाव का एनालिसिस करते हुए। आई एम सो ग्लैड कि आपको याद था, ये चौथा चुनाव होने वाला है, और 3 चुनाव आपने बिल्कुल सही याद किया कि अपने लोगों के सर्वे अकेले हम लोग थे जिनका सही बिल्कुल बाकी पकड़। तो अभी सही पकड़ेंगे। अभी तक तो देखिए ये लगता है कि यही है जो तमिलनाडु का मूड है, बिल्कुल ठीक अपने सर्वे ने पकड़ा है। एक चीज और जानना चाहेंगे हम, जब वो मूड ऑफ द नेशन कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी पर काफी बात हुई, काफी चीजें हुई वहां पर, क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने जब शी जिनपिंग आए थे महाबलीपुरम में तो उन्होंने लुंगी पहनी थी, फिर जब दिया जलवाया था कोविड में तो वो लुंगी पहन के, साउथ इंडियन जिसको आप क्या कहते हैं उनका नाम शब्द मैं भूल रहा हूं उसको, वो किया था। तो वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के ऑडियंस को टच करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सब जो सिंबलिज्म है नरेंद्र मोदी का, इसका फायदा कुछ मिलता है बीजेपी को? देखिए 3 राज्य हमारे मूड ऑफ द नेशन में लगातार फाइंड आउट होते हैं कि पंजाब, केरल और तमिलनाडु, जहां पर नरेंद्र मोदी की रेटिंग प्रॉब्लम है उनके लिए, ये हमेशा से रहे। लेकिन एक अंतर पड़ा है, सुमित ध्यान दीजिएगा कि जो नेट नेगेटिव रेटिंग थी वो अब केवल पंजाब की रह गई। प्रधानमंत्री की रेटिंग केरल और तमिलनाडु में नेट पॉजिटिव हो गई है, यानी पिछले 6 साल में जो बिल्कुल गर्त में उनकी रेटिंग थी इन राज्यों में, उनमें से कम केरल और तमिलनाडु में उन्होंने अपनी रेटिंग बेहतर की है। लेकिन ये राज्य नेचुरल स्टेट नहीं है बीजेपी के फुटप्रिंट के, और प्रधानमंत्री के लिए अकेले उस तरीके से कुछ करने लायक उसमें नहीं है। ये जरूर है कि 2024 आते आते क्या इनकम्बेंसीज इतनी भारी पड़ेगी कि केंद्र में अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उस समय तक कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हुआ और कोई बहुत सत्ता समीकरण के वो नहीं हुए, तो क्या उस समय इसका असर होगा? एक छोटा सा राज्य और भी है, उसकी भी राजनीति बिल्कुल चलते टच करनी चाहिए। पुडुचेरी जिसे कहा जाता है, पुडुचेरी में कांग्रेस की सत्ता है, और अब मामला कांटे का है हमारे सर्वे के हिसाब से। अगर पुडुचेरी में सत्ता परिवर्तन होता है और वहां यूपीए के बजाय एनडीए कहीं जीत जाती है, अगर ऐसा होता है तो भले ही छोटा सा हो, लेकिन सिंबॉलिक मामला वहां से निकलता है, जिसकी पिगी राइड लेते हुए आगे की राजनीति और वो वहां पे किस तरीके से खुलेगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये दर्शकों को मुझे एक बताना चाहूंगा कि बड़ा उनको मजा आएगा। मुझे 2012 का गुजरात का विधानसभा चुनाव याद है कि जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो जयललिता जी उड़ के आई थी अहमदाबाद में, स्टेडियम में, और अपने फ्लाइट में अपनी कुर्सी बड़ी वाली कुर्सी साथ लेके आई थी। कुर्सी पहले नंबर पर लगी थी। मैं वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने देखी थी सुनील कि सबसे वो पूरी बड़ी कुर्सी वो अपनी हवाई जहाज में लेके आई थी, तो वो लगाई गई थी। लेकिन उस समय अगर गुजरात के बाहर सबसे ज्यादा पोस्टर कहीं लगे थे नरेंद्र मोदी के माल्यार्पण करते हुए तो पौंडीचेरी में लगे। तो पौंडीचेरी में जो एआईएनआरसी के नेता हैं, जो अभी तक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, अभी अब दोबारा मुख्यमंत्री बनना, रंगास्वामी, उन्होंने मोदी की पॉपुलैरिटी को उस समय बहुत जबरदस्त टैप किया।
तो अगर वो अभी 1 और 1 11 दोबारा चल गए तो हो सकता है कि पौंडीचेरी में सत्ता परिवर्तन हो। पिछले 5 साल से हम जानते हैं कि जब से किरण बेदी वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजी गई है, तब से वहां पे 36 का आंकड़ा मुख्यमंत्री और किरण बेदी का चल रहा है। और किरण बेदी बहुत प्रोएक्टिव पर्सन है, वो अकेले शांति से तो एक दिन बैठ नहीं सकती। तो ये दरअसल लड़ाई न केवल उसकी है बल्कि एक तरह से किरण बेदी की भी गवर्नेंस की लड़ाई एक तरह से है वहां पे, जो प्रॉक्सी के तरह पे कह लें या जो भी कह लें। तो इन नतीजों पे वो भी दिखाई देगा कि 5 साल में उन्होंने जो भी काम किया है उसका क्या असर जनता देखती है। इंटरेस्टिंग होगा देखना। छोटा सा ही राज्य है लेकिन उसके भी अपने आया। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी जो कि दोनों मिले हुए हैं, साथ साथ देखे जाते हैं अक्सर, एक जैसा कल्चर है बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में अगर मैं कांग्रेस के नजरिए से बात करूं तो तमिलनाडु में कांग्रेस को फायदा हो रहा है और पुडुचेरी में उनकी जो अपनी सरकार है वो जा सकती है अगर एनआरसी और बीजेपी साथ मिलकर लड़ लेते हैं एडीएमके के साथ। तो ये हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी होगा कि तमिलनाडु में भले ही जयललिता और करुणानिधि की डेथ का बड़ा असर वैसा न दिखे क्योंकि प्रमुख पार्टियां एडीएमके और डीएमके ही रहेंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की डेथ के बाद हो सकता है पौंडीचेरी की पॉलिटिक्स में ये दोनों रीजनल पार्टीज खत्म हो जाए और वहां की पार्टी सेंट्रल पॉलिटिक्स की तरह से वहां पे अगर चले तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा देखने लायक कि क्या वहां पर कांग्रेस वर्सेस एनडीए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा या डीएमके वहां पर भी एक, क्योंकि डीएमके ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दे दिया है कि पौंडीचेरी में सत्ता वो लीड करेंगे। मतलब अब इसके बाद से अफरा तफरी वहां पर भी मची हुई है। तो ये देखना होगा कि क्या एडीएमके डीएमके की जो पॉलिटिक्स पौंडीचेरी के अंदर इंक्लूड करके रहती थी वो बनी रहेगी या अब वो अस्त हो जाएगी। ये भी लंबी पॉलिटिक्स के लिए देखने लायक। तो दोस्तों आखिर में वाइंड अप करते हैं इस चर्चा को और मैं बता दूं कि 5 राज्यों के पोल हैं, 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, मार्च अप्रैल के महीने में होने हैं। उन 5 में से 3 में सरकारें रिपीट हो रही है। पश्चिम बंगाल में दीदी दोबारा आ रही है, असम में सोनोवाल दोबारा आ रहे हैं, केरल में पिनारी विजयन दोबारा आ रहे हैं। और ये सी वोटर और एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है उसकी राय है। ये अभी जनवरी का है, पिछले 3 हफ्तों के दौरान इस पोल को किया गया है, 12 हफ्तों में किया गया, 3 महीने का ये पोल है। उसके नतीजे आपके सामने दिखाई दिए हैं और तमिलनाडु में सरकार बदल सकती है, पुडुचेरी में भी सरकार बदल सकती है। ये मोटी मोटी इन 5 राज्यों की हेडलाइन जो इस सर्वे से निकलकर सामने आती है। यशवंत जी शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मजा आता है आपके साथ बात करके, आपका एनालिसिस सुन के। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।